हेलो एवरीवन, ये है पार्ट टेस्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। सिलेबस फिर से वही है, क्लास 11th और 12th का मिक्स। ओके, 11th सेक्शन से आपके डायनामिक्स है, इस बार एनएलएम और फ्रिक्शन, साथ साथ वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद क्लास 12th वाले सेक्शन से बात करें तो कैपेसिटर है और करंट है, उनकी सर्किट और बाकी चीजें हैं। ओके, तो देखते हैं, पेपर आपने आई होप अच्छा किया होगा। पहला कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल एनर्जी का, या एनर्जी ऑसिलेटर इसको बोलते हैं। Okay, देखिए इसमें हुआ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है किसी सिस्टम का, एक पार्टिकल है, इसका मास 1 केजी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है। ठीक है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है। और इस केस में ऐसा होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम स्पीड बताइए, मिनिमम स्पीड बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, इस तरीके की कुछ चीजें पूछी जाती है। तो हम करते क्या है, ऐसे समझो कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल है 2 जूल और वो कांस्टेंट रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और घटेगा, कोरिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी घटेगी और बढ़ेगी। जैसे पोटेंशियल ऊपर है तो काइनेटिक नीचे रहेगी। ओके, और ये दोनों ऊपर नीचे चेंज होंगे और ओवरऑल सम कांस्टेंट रहेगा। जब कभी भी मैक्सिमम स्पीड पूछी जाए, इसका मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ये बात याद रखें। इस रिलेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यही होती है। तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 4x³ बाई 4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x² बाई 2। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 4 कैंसिल होगा, ये x³ है यानी कि x² और x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसमें x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है। ये दो वैल्यूज है जहाँ पे du बाई dx 0 यानी फोर्स 0 है। पता नहीं वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, हमें मिनिमम निकालना है। तो तुम पहले एक काम करो, x इक्वल टू 1 रख दो। जब तुम x इक्वल टू 1 रखते हो, पहले तो ऐसे लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0। जब तुम 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 0 आएगी। फिर देखो 0 माइनस 0, और एट x इक्वल टू 1, ओके, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4। ये आपकी मिनिमम है। देखो 0 और माइनस 1/4 में मिनिमम कौन है, -1/4। अब ये -1/4 है तो उससे हमारा काम हो जाएगा। क्या करेंगे अब हमें सिंपल सी बात बस इतनी करनी है कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्स वैल्यू होगी, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, ये होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक की मैक्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और ये कितना है, -1/4, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 2, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब इन दोनों को ऐड करो, ये 2 प्लस 1/4, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया 2 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 9/4। 9/4 को हम हाफ एम वी स्क्वायर करके 9/4 कर सकते हैं। ओके, और ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m1 है, वी स्क्वायर आएगा 9/2, और यहाँ से v आ जाएगा 3/√2 मीटर पर सेकंड। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तरीका भी याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार मिनिमम पूछा जाए तो फिर से वही कहानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं इस तरीके से x की, तो दोनों को रख के चेक कर लो कौन ज्यादा है कौन कम है। कुछ बोलेंगे कि सर मुझे डबल डिफरेंशिएशन भी आता है, मैं उससे चेक कर सकता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो नहीं, ठीक है, कई बार हो सकता है फंस भी सकते हो, तो सिंपल वैल्यू पुट करिए और क्वेश्चन पे भरोसा रखिएगा। अगर उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो पोटेंशियल ये मिनिमम ही होगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, पोटेंशियल ये मैक्सिमम ही होगा। ओके, जो वैल्यू आ रही है उस पर वैल्यू पुट करिए और चेक करिए कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। क्लियर, ओके, तो ये अप्रोच आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मोटर से रिलेटेड है, आपको सबको पता है कि जो डिलीवरी रेट होता है मास dm/dt, ये होता है, आपको याद रखना है, रो ए वी। जो फोर्स होता है वो v dm/dt होता है, ये होता है रो ए वी स्क्वायर। ओके, और जो पावर होगा वो इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसमें एक और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रो ए वी क्यूब होगा। इसका मतलब है कि जो पावर है वो वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, और ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट सर्टेन रेट थ्रू अ गिवन हॉरिजॉन्टल पाइप टू डिलीवर द n टाइम्स पावर थ्रू द सेम पाइप। पाइप सेम है, n टाइम्स ज्यादा पानी करना है, इसका मतलब स्पीड भी n टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। n का इस यहाँ पे क्यूब होगा तो पावर कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, n क्यूब टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर फोर्स पूछता तो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता। ओके, बस इतनी सी बात है, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ये फैक्ट है।
नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ऐसे ऐसा कोई मोशन हो रहा है इस तरीके से, ओके, और इसकी रेडियस कुछ गिवन है। बोला क्या है, द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ पे स्पीड कितनी है, मान लो v2 है, ओके। तो एक बात बताइए, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो हाइट डिफरेंस है, वो तो 2h के 2r के इक्वल हुआ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ओके, रेडियस प्लस रेडियस, ये डायमीटर के बराबर हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी टू स्क्वायर, ये निकालना होगा तो वी वन स्क्वायर और माइनस क्या होता है, टू जी एच, ठीक है। तो अगर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर निकालोगे, ये आ जाएगा टू जी एच। ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू जी एच। लेकिन मुझे क्या निकालना है, हमें डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये तो हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस क्या होगा, वी टू स्क्वायर, ओके। हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर की वैल्यू अगेन है टू जी एच। एच खुद कितना है, टू आर। ये कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एम जी टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। टू मास बताइए कितना है, मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg मल्टीप्लाइड बाय g, दैट इज 10 मीटर, ओके, एंड रेडियस इज 1, ओके। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 20 जूल आ रहा है। क्लियर हुआ इतना, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है, कॉस के टी आई कैप साइन जे कैप, कुछ इस तरीके की चीजें दी हुई है। एक तो तरीका ये है ना, बताते हैं, मैथमेटिकल तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि ये मोमेंटम दिया है, इसको तो रख लो जैसा भी है, ओके, और इसको तो रहने दो, ये जो भी दिया है उसे नोट डाउन कर लो। साथ साथ फोर्स निकालो, ओके। फोर्स निकालोगे तो ये आएगा मोमेंटम का डिफरेंशिएशन डीपी बाई डी टी, ओके। मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएट करोगे वो भी आ जाएगा, साइन के कॉस की जगह साइन आ जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा। क्लियर है, okay। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो आप करते क्या है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फोर्स डॉट मोमेंटम, ओके। अगर ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, कुछ तो आएगा आंसर, ओके। इस केस में इसका आंसर आ जाएगा जीरो, और इसके जीरो आने का मतलब है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा कुछ आएगा, आप बोलोगे आपको कैसे पता, देखिए बताते हैं। ये आपके ये कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब आपके सिलेबस की मैथ्स है। बताते हैं क्या है, इस तरीके की जो भी कोई वेलोसिटी लिखी हो साइन कॉस में और अंदर टाइम का फंक्शन हो, साइन ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी हो, इस तरीके के जो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वेलोसिटी का, चाहे मोमेंटम का, या फोर्स का, या एक्सेलरेशन का, इस तरीके के कोई भी, मतलब साइन साइन और कॉस के साथ वेरिएशन है, अल्टर होना चाहिए, एक साइन एक कॉस, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और साइन के अंदर जो होना चाहिए कॉस के अंदर भी वही होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। देन ओके, ये यूसीएम का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जनरल मोशन ऐसे ही होते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये मोमेंटम दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानते हो, तो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इधर इसकी वेलोसिटी होगी, इधर ही इसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। अब इस पे फोर्स अंदर की ओर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ओके। एक्सीलरेशन इधर की ओर होगा। तो अब बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो बस इतना ही काम है, हमसे ये पूछा गया है, इसको देख के हम पता कर लेंगे कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अब पढ़िए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल कितना होता है, आंसर है 90 डिग्री। आंसर क्या है, 90 डिग्री। या तो ये मैथमेटिकल तरीका है या तो आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी एट सर्टेन पॉइंट पी एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आर इक्वल। चलिए एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, नीचे से किसी पॉइंट को ऊपर की ओर फेंक देता हूँ यू स्पीड से। अगर यू स्पीड से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसकी जो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। और किसी हाइट पर ऐसे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर होगा, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल ये दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। काइनेटिक भी बराबर है और पोटेंशियल भी बराबर है, ओके। अब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बराबर होने का क्या मतलब है, ये जो टोटल एनर्जी होगी उसकी तो आधी होगी ना, ऐसे समझिए, ओके। टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, आधा। या टोटल एनर्जी की जो हम बात करें, ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर हाइट पे, यहाँ पे कहीं सर्टेन पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद डबल ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी, ओके, मतलब अब हम उसको 2v स्पीड से लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम 2v स्पीड से लॉन्च करेंगे, या 2u स्पीड से लॉन्च करेंगे, मास वही है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी।
यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी अब कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। तो अब इसकी जो नई मैकेनिकल एनर्जी है वो है हाफ एम टू यू का होल स्क्वायर, जो कि है 4 टाइम्स ऑफ एम यू स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ओके। अब चलो आ जाओ, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये 8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा? क्लियर है? ओके। और अगर ये 8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हम सेम हाइट पे जाते हैं, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो यूँ ही रहने वाली है, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। और ये कितना है? टोटल है 8u, और माइनस क्या है? u। ये किसके इक्वल आएगा? 7u। कोई आपसे पूछे कि रेशियो बताओ, किसका रेशियो पूछा जाता है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक। ओके, तो पोटेंशियल बाय काइनेटिक अगर वहाँ निकालते हैं ऐसे, पोटेंशियल बाई काइनेटिक, पोटेंशियल तो u है और काइनेटिक कितना है? 7u। आंसर किसके इक्वल होगा? 1/7। आंसर किसके इक्वल होगा? 1/7। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मतलब पूछे जाते हैं, अलग-अलग एग्जाम में नीट के आते हैं और आएँगे, आगे भी आएँगे। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है आपके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए। ओके, सबसे ईज़ीएस्ट टाइप का प्रॉब्लम है और ये आपको करने आना चाहिए। चलिए, एक बहुत बेसिक सा पार्ट पूछा गया है, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर। ओके, तो ऐसे समझिए कि कोई ग्राफ बनाया गया और यहाँ पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है और ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा? तो सबसे पहले एक बात बताओ, इनका जो स्लोप होगा वो डिफरेंशिएशन ही तो होता है। तो स्लोप है बेसिकली डी के बाई डी एस। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स या डी के बाई डी एस। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ डी बाई डी एस, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब बताओ मास तो कांस्टेंट है किसी गिवन पार्टिकल के लिए, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, और v का s के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या dv बाई ds कर सकते हो? और ये बताओ 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, एम वी dv बाई ds। ये बताओ v dv बाई ds इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ना, तो ये हो जाएगा ma, और ma किसके इक्वल होता है? ये तो फोर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब कि जो स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है वो क्या है? फोर्स है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट लगा सकते थे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय फोर्स एफ डीएस, एफ डीएस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डी के। एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? डी के बाई डी एस, खत्म। एफ इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डी के बाई डी एस। ओके, तो ये भी एक तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम से। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर हमको ये भी तो पता है एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाँ, ये भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये नेट फोर्स, सॉरी ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये क्या है? नेट फोर्स है, और ये उस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्लियर है? ओके, तो आप डायरेक्ट याद, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते थे। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई एक फोर्स दिया है एंड अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट केवल वाई डायरेक्शन में ही होगा। तो वर्क डन बताना है दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो मिल गया, 10 मीटर जाएगा और वाई डायरेक्शन में ही जाएगा, तो हमें फोर्स भी तो वाई का ही लेना पड़ेगा, और वाई का फोर्स है 15। 15 इंटू 10 किसके इक्वल हो जाएगा? 150 जूल। बस, इसमें इससे ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं थी। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक फोर्स दिया हुआ है और फोर्स का वेरिएशन है पोजीशन के साथ। वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू 6 मीटर। क्लियर है? तो आपको पता है आपको एरिया निकालनी है, ये वाली एरिया, ये जो पूरी एरिया है रेक्टेंगल की, और साथ साथ ये ट्रायंगल की, ये दोनों एरिया निकाल के जोड़ दो। अब बताओ ये 3 इंटू 3, ये एरिया किसके इक्वल होगा? ये तो 9 हो जाएगा, और इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस, यहाँ से 3 से लेकर 6, इसका बेस है 3 इंटू हाइट है 3, ये किसके इक्वल होगा? 4.5, और ये 4.5 और ये 9 दोनों जोड़ने पे कितना हो गया? 13.5। कितना हो गया? 13.5। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा नेट। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बात करते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ओके, और हमें बताना है नॉर्मल फोर्स N बिटवीन एम एंड एम, इनके बीच का नॉर्मल फोर्स है एन, और स्मॉल एन एम एंड एम डैश, मतलब यहाँ का नॉर्मल है एन के, और ये जो नॉर्मल है वो एन डैश है। एक बात सोचिए, ये जो फोर्स आपने लगाया है इस फोर्स से पूरी बॉडी चलेगी, ये तो क्लियर है, गुड। अब अगर ये चलता है तो इस ये एक्सीलरेटेड सिस्टम है, एफ इक्वल एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई टोटल मास। अब बात अगर करें कि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो ये जो एन है वो जो नॉर्मल रिएक्शन है,
इस सिस्टम में स्मॉल m और m डैश इन दोनों को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं बोलूँ कि n किसके इक्वल है, m प्लस m डैश टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, एंड n डैश किसके इक्वल है, जो n डैश है वो वो एन डैश जो है वो केवल एम डैश को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एम डैश टाइम्स ऑफ टू। इन दोनों में आप ध्यान से देखिए कि एन बड़ा है और एन डैश क्या है, छोटा है। वैसे भी फोर्स से जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे, ओके, मैसिव सिस्टम में अगर मास है तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ये फोर्सेस इनके बीच की कम होती चली जाएगी। मतलब एक और होता तो वहां पे जो नॉर्मल आता वो और कम आता। ओके, यही फोर्स है जो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, एफएक्स ग्राफ दिया है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहले तो ये पता करो कि इक्विलिब्रियम कौन सा है। ठीक है? तो ऐसे समझिए इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होता है, जीरो। इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होता है, जीरो। यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स जीरो है तो इस ग्राफ में फोर्स कहाँ कहाँ जीरो है, पॉइंट ए और सी। इस फिगर के अकॉर्डिंग ए है और क्या है, सी है। दूसरी बात, हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बतानी है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताने का तरीका यह है, इस ग्राफ से अगर हम बोलें कि एफ एक्स ग्राफ है और इसका स्लोप जो है अगर वो नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव होगा तो एक कैसा इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये डायरेक्ट आपको लर्न रखना है। और अगर यही स्लोप अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल। बस इतना आपको याद रखना है। ये क्यों होता है ये क्लासरूम में बताया जाता है, इसकी बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, बट अभी इतना तो याद रख सकते हैं। तुम ये सोचो कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव। जैसे ऐसे देखिए ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है ए पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो सी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये क्या है, स्टेबल। आपसे पूछा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, वो पॉइंट सी है। क्लियर? ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग रेडियस r, डेप्थ बिलो द टॉप मोस्ट पॉइंट एट व्हिच द ऑब्जेक्ट लीव्स द सरफेस विल बी। कुल मिला के कुछ ऐसा कंडीशन दिया गया है। ओके, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया। अगर तुम इसको छोड़ते हो तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद यहाँ से तो ऐसे आएगा, फिर ये कॉन्टेक्ट को लूज कर देगा। तो ये कितना पॉइंट होगा, तो देखिए इसके लिए ना आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन हेमिस्फेरिकल सरफेस। ओके, तो ये कहाँ से छोड़ता है, इसकी जो ये एंगुलर पोजीशन थीटा होती है, ओके, ये आती है कॉस थीटा इक्वल टू 2/3। ये बात याद रखनी होती है। ओके, साथ साथ इसकी जो हाइट होती है, कॉस थीटा 2/3 करोगे तो नीचे से हाइट होती है 2r/3, 2r/3, और ऊपर से हाइट होती है कितनी, r/3। अगर इससे सॉल्व करें तो ओके, तो हमसे क्या पूछा गया था, टॉप मोस्ट पॉइंट से कितने पे छूटेगा, तो आंसर कितने पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट से r/3, और बॉटम पॉइंट से पूछता तो आंसर कितना आता, 2r/3। और ये कंडीशन तभी सही है जब ऊपर की स्पीड जीरो है। अगर कोई पार्टिकल जिसको हम हेमिस्फेरिकल सरफेस से u स्पीड से छोड़ते हैं, यू स्पीड से अगर हम छोड़ते हैं तो ये भी पार्टिकल के पाथ को लीव करेगा, और ये और जल्दी लीव करेगा। उसका वो पॉइंट जो लीव करेगा वहां का एंगुलर पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइड बाई क्या होता है, 3gr। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस कंडीशन में u जीरो था, तो u जब जीरो करोगे तो gr से gr कैंसिल होगा, 2/3 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये रिकमेंड करूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके डिटेल डेरिवेशन तो मतलब वो क्लासरूम में आपको कराई गई होगी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब अगला पॉइंट क्या है। एक कोई पार्टिकल है जो h हाइट से सॉरी 5r हाइट से रिलीज किया गया और q पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पूछी गई है। कोई बात नहीं, अब ऐसे समझिए, इस लाइन को बनाइए। ओके, और ये बताइए कि हाइट का डिफरेंस कितना हुआ है। पहले वो 5r पे था, अब ये r पे है, इसका मतलब कि ये 4r गिरा है। डेल्टा h जो है वो कितना है, 4r है। किसी h हाइट गिरने पर स्पीड किसकी इक्वल हो जाती है, वर्क डन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन से, अंडर रूट 2g टाइम्स ऑफ डेल्टा एच। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ डेल्टा एच किसके इक्वल है, 4r। बस इतना ही करना है, अंडर रूट 2g इंटू 4r। अब ये करोगे तो ये 4 इंटू 2 8 होगा, या 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gr, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gr। ये ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, थर्ड। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बॉडी है, उसका मास 2 kg है, एंड इट इज सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 5 मीटर, ओके, अबव द ग्राउंड,
एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रिपोर्टेड एज 70 जूल। ओके, तो अब सुनो, तुम्हारे दिमाग में पहले ऐसे आता है U इक्वल टू कुछ रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। अगर ये दिमाग में नहीं भी आता है आपके, चलिए मैं मान लेता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं आता है, आपको U इक्वल टू mgh ज्यादा अच्छे से याद है। m कितना है 2, h कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और 10 आने से g से गुना करोगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये 100 है, जबकि दिया हुआ है 70, जो आप जानते हो वो अलग है, दिया हुआ है कुछ अलग। इसका मतलब है कि ग्राउंड जो है, जिस जो रेफरेंस लेवल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ और है। तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट जो होती है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, तो अलग अलग पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अलग अलग, इसलिए ग्राउंड की अलग है। तो चलिए आइए देखते हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये 70 है, 2 टाइम्स ऑफ सॉरी रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2 जी एच, यहाँ से रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ 30 जूल। ओके, ये है। अब रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट तो है, बट एक प्रॉब्लम है, जानते हैं? अभी पूछा है कि 3 केजी की बॉडी है और वो 1 मीटर अबव कितनी एनर्जी होगी। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे मास चेंज हो गया। पहले वो 2 केजी था, अब वो 3 केजी है। तो रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी भी मास के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। वो किसी गिवन मास के लिए रेफरेंस था। तो आप बोलोगे ठीक है। तो अगर रेफरेंस में बात करें कि 2 केजी के लिए जो यू नॉट है, वो किसके इक्वल होगा? ये -30 जूल है। तो ये बताइए 1 केजी के लिए यू नॉट कितना होगा? 1 केजी के लिए यू नॉट होगा -15 जूल, और लेकिन हमें निकालना कितने के लिए? 3 केजी के लिए। अब 3 केजी के लिए यू नॉट, इसको 3 से गुना करो, -45 जूल। माइनस कितना होगा? 45 जूल। अब इसके लिए जो नई पोटेंशियल एनर्जी है यू डैश, वो होगी यू नॉट प्लस यू नॉट डैश, मतलब नए पार्टिकल की जो रेफरेंस की एनर्जी है, एम डैश जी एच डैश, ये निकालना है आपको। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -45 प्लस मास कितना है? 1, सॉरी मास 3 है, 3 इंटू जी कितना है 10 और एच कितना है 1। ये आएगा -45 एंड +30। फाइनल आंसर इज -15 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? ओके, तो दो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और उसमें एक ट्विस्ट था कि मास पलट दिया गया है। समझ गए? ओके। अब बोलोगे सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो अगर तुम ग्रेविटेशन थोड़ा पढ़े हो, ओके, अगर तुमको आगे के सब्जेक्ट का आइडिया है, तो वहाँ पे एक टर्म आता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हो तो मास इंटू पोटेंशियल होता है। तो वहाँ पे मास भी एक फैक्टर होता है। अगर मास चेंज करोगे तो रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मतलब यू नॉट एकदम कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है? चलिए। Next point, ratio of weight of a man in stationary lift and weight of man in the lift moving down with the acceleration is 3/2। देखो, एक तो रेशियो दे रखा है एम जी, पहला वेट उसका, और उसके बाद अगर कोई चीज मूविंग डाउन है तो उसका वेट हो जाएगा एम जी माइनस ए। इसका रेशियो है 3/2। इसका मतलब G/G - A = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2G = 3G - 3A। 3A = G। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? G/3। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? G/3। चलिए अगले पार्ट की ओर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्स x एंड y इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। ओके, तो ऐसे देखा जाए, पहले तो ये सारे एंगल निकालो। देखो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, हमको ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है, इस 90 डिग्री को डील करने नहीं आता। ओके, ऐसे समझिए, अगर ये 90 है, ये 53 है, तो ये 37 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है? ओके, और ये भी क्या होगा? ये भी 90 होगा। चलिए आइए, अब इसके कंपोनेंट तोड़ दो। ओके, और इसको भी ऐसे बना दो, इस तरीके से वर्टिकल लाइन, ओके, वाई डायरेक्शन में। ओके, ऐसे, इस तरीके से, ऐसा। अगर ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 53 अगेन, 53 हो जाएगा, हाँ, और ये 37 हो जाएगा। ओके, ये 37, ये भी 37, ये 53, 37, 53, ताकि दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 90 हो जाएगा। अब तुम 5 जो है वो टेढ़ा फोर्स है, ऐसे समझिए। कौन कौन से फोर्सेस हैं? नीचे की ओर तो पहले लगा 10, इसको लगने दो। इधर की ओर लग रहा है x, ये भी सही है। 5 के दो कंपोनेंट, एक तो है 5 cos 53, और एक इधर की ओर जाएगा 5 sin 53। तो 5 के दो कंपोनेंट होते हैं 3 और 4, 3 और 4 का 5 कंपोनेंट आएगा। ओके, तो 3 जो होगा वो बड़े वाले एंगल की ओर जाएगा, 4 छोटे वाले एंगल की ओर जाएगा। इधर की ओर 4 जाएगा और इधर की ओर क्या जाएगा? 3। ठीक, एक 3, एक्स भी था और 3 भी आ गया। ऐसे ही जो y है, y के भी दो कंपोनेंट आएंगे। ओके, एक तो y cos 37, cos 37 4/5 होता है, तो ये 4y/5 हो जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा y का cos 53, जो कि 3y/5 हो जाएगा। ओके,
अब सुनिए, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर-नीचे के फ़ोर्स बराबर है, लेफ्ट-राइट के फ़ोर्स क्या है? बराबर है। तो पहले हम ऊपर-नीचे के फ़ोर्स बराबर करते हैं क्योंकि लेफ्ट-राइट में एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है। तो ऊपर का टोटल फ़ोर्स कितना है? ऊपर का टोटल फ़ोर्स है वाई प्लस सॉरी 4 प्लस 3y बाई 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10। अब ये 4 इधर जाएगा, 3y बाई 5 इक्वल टू 6 और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया? 10। y की वैल्यू तो मिल गई। जी, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। ये गड़बड़ है, ये भी गलत है। ओके, अब x निकालना है, लेफ्ट राइट के फोर्स बराबर करो, x प्लस 3 इक्वल टू 4y बाई 5। अब बताओ x कितना है? हाँ, नहीं x तो फाइंड आउट करना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाई 5 इंटू y 10 है, ये कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 8। अब बताओ x इक्वल टू किसके इक्वल है? x इक्वल टू 5 के इक्वल। x 5 है और y कितना है? 10 है। x 5 है और y कितना है? 10 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next part, a body is placed on the rough inclined plane of inclination theta. As the angle theta increased from 0 degree to 90 degree, the contact force between the block and the plane is. ध्यान से सुनिएगा। जैसे तुम इस तरीके से सोचो कि एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे हमने ब्लॉक रखा है मास एम। जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। इसको अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर और प्लस क्या होगा एफ स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है? ओके। और अब क्या हुआ कि इस कंडीशन में कोई इसके आगे पीछे जाने की टेंडेंसी तो है ही नहीं। जब टेंडेंसी नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल। इस समय का जो कांटेक्ट फोर्स है वो mg के बराबर है इनिशियली। अब इसके एंगल को इंक्रीज करो, कुछ ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसे थीटा कर दिया। तो अगर तुम थीटा कर दोगे तो ये ब्लॉक अब यहाँ पे रखा हुआ है मास एम, तो अब तो नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, साथ-साथ फ्रिक्शन भी लगेगा। और ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा होगी और इसकी वैल्यू mg sin थीटा नहीं होगी, म्यू mg कुछ और हो जाएगी, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी। ओके, तो उन उन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालोगे अभी के लिए, अभी नहीं चल रहा है मान लो, नीचे लग रहा है mg sin थीटा और इधर लगेगा नॉर्मल, इसकी वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल होगी और ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये रुका हुआ है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg sin थीटा है और नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा है। इन दोनों का जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे अगेन किसी एंगल थीटा के लिए, ये हो जाएगा mg cos थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा? प्लस mg sin थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो mg कॉमन हो जाएगा, ओके, और इस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और अगेन ये mg हो जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड पे रखा है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स mg है और जब तुम ऊपर उठा रहे हो तो भी कांटेक्ट फोर्स mg है। लेकिन एक समय पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो फ्रिक्शन है हमेशा mg sin थीटा के बराबर नहीं होगा। रीजन बीइंग थीटा इज इंक्रीजिंग, तो फ्रिक्शन की तो एक मैक्स वैल्यू है ना। ये तभी तक बढ़ेगा जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो। मतलब जब तक एंगल ऑफ रिपोज पे ना पहुंच जाए। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां से चलना ना शुरू करे। जैसे ही चलना शुरू कर देगा mg sin थीटा जो है वो ज्यादा होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब हमें तो फ्रिक्शन लेना है। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब mg cos थीटा वही रहेगा। फ्रिक्शन इज लेस देन mg sin थीटा। इसका मतलब एंगल सॉरी जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो पहले से क्या होगा? कम होगा। या फिर तुम सिंपल मैथमेटिक्स मत समझो, पहले तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। कहां तक रिमेन्स कांस्टेंट होगा? ये कांस्टेंट होगा अप टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, जिसको हम रिपोज एंगल बोलते हैं। और डिक्रीज कहां से होगा? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? घटेगा और घटते घटते एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। मतलब इसका अगर तुम ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। tan इनवर्स म्यू तक ये वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है इस तरीके से और उसके बाद इस ये डिक्रीज होगा और वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएशन से डिक्रीज होगा। ऐसे या ऐसे कुछ इस तरीके से होगा। ओके, मैं एग्जैक्ट ग्राफ तो मैथमेटिक इक्वेशन लिख के देख सकते हैं, बट हाँ, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी थीटा के साथ। क्लियर है? ओके। और लॉजिकली सोचना है कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं बताता हूँ। मैंने किसी चीज को ऐसे रखा है इंक्लाइन प्लेन पे और मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ। अभी ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है इसका मतलब इस पे एमजी तो लग रहा है ना? हाँ, कांटेक्ट फोर्स यानी कि सरफेस ने जो फोर्स लगाया है वो एमजी के बराबर लगा है और जब ये नीचे गिरने लगा तो इसका मतलब है कि जो फोर्स था वो एमजी से कम था, इसीलिए तो एमजी डोमिनेटिंग था और एमजी डोमिनेटिंग था तो बॉडी नीचे गिर रही है। इसका मतलब पहले कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स कुछ देर तक कांस्टेंट था और फिर क्या हो गया? कम होने लगा। क्लियर? वो ज्यादा बेटर तरीका है एक्सप्लेन करने का। तो आपको जो समझ में आ रहा है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन को चेक कर लेना। ठीक है? और अगर नहीं पता था तो ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आगे फिर आएगा। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 10 kg is released from a tower of height 20 meter. Body acquire velocity of 10 meter per second after falling 20 meter.
ओके, वर्क डन टू पुश द एयर ऑफ द बॉडी इज, कुल मिला के एयर का वर्क डन निकालना है, यानी कि कोई एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आप निकालते हो, तो उसके लिए हमें एक ही रास्ता बचता है, कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, मास 10 केजी है और जब वो 20 मीटर गिरेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? एम जी एच प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू हाफ एम, इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, और इनिशियल स्पीड जीरो थी, तो ये 10 स्क्वायर और माइनस क्या होगा? जीरो। ये बताओ m कितना है? m इज 10, g इज 10, h इज 20 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ m इज 10 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड दैट इज 10 स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा 1000 बाई 2 यानी कि 500। ये कितना होगा? 500। और ये बताओ ये कितना होगा? 200 इस इंटू 10, 2000। अगर ये 2000 आ गया तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 500 माइनस 2000। 500 माइनस 2000 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ 1500। अब माइनस ऑफ 1500 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर? ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना क्या है? स्पीड बतानी है फोर्स की वजह से। तो एक बात बताएं, पहले इसका एरिया निकालो। जब तुम इसका एरिया निकालोगे ये पूरा, तो एरिया क्या बताता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब m इंटू यू बताएगा। अब इसकी एरिया कैसे लिखेंगे? सर ये सर्कल की एरिया का हाफ है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, इधर फोर्स है इधर टाइम है, तो हम पाई आर वन आर टू लेते हैं। क्या लेते हैं? आर वन आर टू। आर वन का मतलब ये वाली रेडियस और इंटू ये वाली रेडियस। तो ये रेडियस किसके इक्वल है? एफ नॉट। ओके, और ये रेडियस किसके इक्वल है? टाइम टी का आधा। टाइम टी का आधा, बस ये आ जाएगा। तो ये एम यू की वैल्यू आ गई, यू निकालना है। ये बताओ पाई एफ नॉट टी बाई फोर एम, पाई एफ नॉट टी बाई फोर एम, ये था आपका स्पीड। क्या था? फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम देता है या इम्पल्स देता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट है। 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई possessing equal charge combines to form a bigger drop, then the capacitance of bigger drop कंपेयर टू द इंडिविजुअल ड्रॉप इज। ओके, एक बात बताइए, जो एन ड्रॉप्स मिलते हैं और एक बड़ा कैपेसिटर बनाते हैं, बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, उसके कैपेसिटेंस का रिलेशन तो यही होता है, सी इक्वल टू एन पावर 1/3 और स्मॉल सी छोटे वाले का कैपेसिटेंस है। तो ये बताओ एन कितना है? ये तो 8 है। 8 का क्या लिखना है? क्यूब इक्वल टू सी। 8 का वन थर्ड करोगे तो ये 2 आएगा, 2 सी, यानी सी डैश इक्वल टू कितना आएगा? 2 सी। दो गुना होगा। कितना होगा? दो गुना होगा। वैसे भी साइज बढ़ेगी तो कैपेसिटी बढ़नी है, बट कितना बढ़ेगा ये याद होना चाहिए। अगला बात क्या पूछा गया है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी। ओके, जब तुम इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिए हो पोटेंशियल वी से, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या जनरेट हो जाएगा? कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जैसे ये चार्ज जनरेट हो रहा है, इस चार्ज की वजह से इसके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी हमको पता है। पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर इज। इसका मतलब कि इस कैपेसिटर को पूरा एक तरीके से बंद कर दो, इस तरीके से। और पूरी तरीके से बंद कर दोगे तो इसका फ्लक्स कितना आएगा? ये बताइए, फ्लक्स तो होता है इसके अंदर का कुल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और कुल चार्ज तो जीरो है, जितना पॉजिटिव उतना क्या होगा? नेगेटिव। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। इस प्रॉब्लम के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 21। इफ n ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C कोलिजेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, देन कैपेसिटेंस क्या होगा? n टू द पावर 1/3C। कुछ सेकंड पहले हमने अभी देखा था, एग्जैक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर। देखो, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है बिटवीन पॉइंट ए एंड P एंड Q। ऐसे देखो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये हाँ, ये C है और ये भी C है। ये C और C मिलके कितने होंगे? 2C, पैरेलल हो गया। 2C, 2C सीरीज में है, तो 2C और 2C का सीरीज हाफ हो जाएगा, तो ये पूरा मिलके C बन जाएगा। समझ गए? अब C और ये C पैरेलल में है। ओके, तो C अगेन कितना होगा? 2C। अब ये 2C और ये 2C किस में होंगे? सीरीज। तो 2C का अगेन ये पूरा मिलके C बन गया। ये पूरा ही C हो गया। अब C और 2C किस में है? पैरेलल में है। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर कितना होगा? C
प्लस 2c कुल कितना हो जाएगा 3c। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, आई होप सबने सही किया होगा। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा बेटर है। देखो 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कंडेंसर्स हैं और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है इस पॉइंट के बीच में। तो पहले तो ये बताओ ये 1 है। ओके, ये 1 और 1 दोनों सीरीज में है, तो ये तो 1/2 हो जाएगा ना। ओके, ऐसे ही फिर 1 2 3 4 ये तो 1/4 होगा, ऐसे ही 1/8 होगा, ऐसे ही 1/16 होगा। लेकिन जो कुछ भी होगा ये सब आपस में तो पैरेलल में है। और जब पैरेलल में है तो डायरेक्ट जो कैपेसिटी आएगी इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इंफिनिटी। ये ध्यान से देखिए, ये जीपी है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, और इसका जो सम होता है ये क्या होता है ए बाई 1 माइनस आर। ए क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर 1/2। सॉल्व करोगे 2 माइक्रो फैरेड इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स थी और सर्किट को पहचानना था कि क्या बन रहा है। ठीक, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 24। इसमें क्या है कि एक कंडेंसर का सेट दिया है, इसमें 2q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि अलग अलग चीजें पूछी गई होंगी। हाँ, तो इसका टोटल चार्ज कितना है? इस सिस्टम का टोटल चार्ज है Q और इसके बाहर का चार्ज होगा Q/2, यहाँ का भी चार्ज Q/2, क्योंकि जो टोटल सरफेस का चार्ज होता है वो आधा-आधा बाहर वाले सरफेस पे आ जाता है और अंदर वाले सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। तो ये अंदर वाले सरफेस पे होगा 3Q/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3Q/2। क्लियर? ओके, अब एक-एक करके बात करते हैं। पूछा है एट अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कैपेसिटर। एक बात सोचो, कैपेसिटर के ऊपर इक्वल अपोजिट चार्ज की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इस सिस्टम पे नेट चार्ज जीरो ना होने की वजह से बाहर वाले सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो ये पहला पार्ट तो सही है। ओके, दूसरे पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स विल बी। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बात बताओ, Q इक्वल टू CV होता है तो C इक्वल टू किसके इक्वल, सॉरी, Q इक्वल टू CV तो V इक्वल टू Q बाई C। लेकिन ये Q कौन सा Q होता है? यहाँ तो बहुत सारे चार प्लेट है, चारों पे चार्ज है, तो हमको इनर प्लेट का चार्ज रखना होता है। इनर प्लेट का चार्ज कितना है 3Q/2, ये आ जाएगा 3Q/2C। ओके, देखो तो क्या ये सही है? हाँ, 3Q/2C ये भी सही है। एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज दिस मच। ओके, एनर्जी स्टोर निकालना है। ये बताइए एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू की जगह क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c। क्यू डैश कितना है? क्यू डैश मतलब कि वही जो कैपेसिटर के इनर प्लेट पे चार्ज है वो तो 3Q/2 है, तो 3Q/2 होल स्क्वायर बाई 2c। अब ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? 9Q स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 8c। 9Q स्क्वायर बाई क्या होगा 8c, ये भी करेक्ट है। ओके, द फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज दिस मच। ओके, ये बताओ फोर्स किसके इक्वल होता है? किसी एक का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज। ये बताइए फोर्स F किसके इक्वल होता है? ये होता है Q1 Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से निकलेगा। जब तुम Q1 Q2 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो गलत है, ये क्या है? गलत है। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो आपके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ये गलत है, बाकी सारे क्या है? सही है। मुझसे गलत पूछा गया था तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ओके, चलिए आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बोला गया है कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज सी, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। तो अच्छा क्या होगा? तो एक काम करते हैं, जो इसका सी है वो कितना है? मान लो कि जो ये सी है ये दो पैरेलल कैपेसिटर है, ये A/3 है, तो बची एरिया कितनी होगी 2A/3। ओके, तो इसमें दो कैपेसिटर्स हैं, एक ऊपर C1 है, ये C1 है और नीचे क्या होगा C2 होगा, इस तरीके से, और दोनों पैरेलल में होंगे। तो इसका जो C है वो C1 प्लस C2 है। C1 की वैल्यू बताइए ऊपर वाला कितना है? ये है एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना होगा 2A/3 अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट A/d प्लस एप्सिलॉन नॉट K/A/d, K की जगह 2 होता है, एरिया है A/3 अपॉन डी। तो ये तो A भी 2/3 है, A भी 2/3 है, कुल मिला के C आ गया 4/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/d। और जो एप्सिलॉन नॉट A/d है 4/3 के इक्वल है। हमें जब इसको हटा देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगी और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 3C/4। कितना हो जाएगा ये? 3C/4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो
ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, इसकी कैपेसिटी पूछी है, एरिया A रहा होगा, तो किसके इक्वल होता है? तो फॉर्मूला पूछ लिया गया है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। ओके, कुछ और करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। इसका मतलब अगर केवल एयर था, C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इसकी वैल्यू है 10। क्लियर? ओके, अब क्या करना है? The capacitor is divided into two halves and filled with the two media as shown in the figure with dielectric constant K1 and K2। K1 K2 की वैल्यू दे रखी है। Capacitance of the system will be। पहले तो ये बताओ, ये इस तरीके से डिवीजन है इसका, तो इसकी एरिया हाफ है और इसकी भी एरिया क्या है? हाफ है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है। ओके, तो ये जो दोनों हैं दोनों सर्किट एक तरीके से देखा जाए तो वो तो पैरेलल में है ना। देखो ऐसे ये एक और ये दोनों आपस में पैरेलल है, बैटरी कुछ ऐसे कनेक्टेड है, देखिए ध्यान से, बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्वल टू, अब जो नया C होगा वो किसके इक्वल होगा? ये होगा C1 प्लस C2। और C1 किसके इक्वल होगा? एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया इज हाफ ऑफ द इनिशियल K इनटू D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई D। ओके, A बाई 2D, एरिया इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है। तो अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यहाँ पे आएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो होता है वो 10 है और K1 कितना है? ये है 2 प्लस 4 बाई 2। ये 6 बाई 2 3 हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल आएगा? 30 माइक्रोफैरड। ओके, अब इसे देख लेना कि आपका कैसे आया था। ओके, ये पैरेलल था। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कैपेसिटर स्टोर 60 माइक्रो कूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। When the gap between plates is filled with dielectric, a charge of this much flows through the battery, then the dielectric constant of the material क्या होगा? एक बात बताओ, पहले जो चार्ज होगा Q इक्वल टू CV होगा। ओके, अब जो नया चार्ज होगा वो C तो चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा KC इंटू V। ओके, तो चार्ज का जो फ्लो होता है वो KCV माइनस CV होगा, दोनों का डिफरेंस। चार्ज फ्लो डेल्टा Q, इसको मैं फॉर्मूले की तरह याद रखता हूँ, आपको भी रिकमेंड करूंगा आप याद रखिए। चार्ज फ्लो इक्वल टू K माइनस 1 टाइम्स ऑफ CV। अब तुम ये बताओ, चार्ज फ्लो कितना है? 120। चार्ज फ्लो कितना है? 120। के माइनस 1, ये सीवी है, इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना था? 60। काम खत्म हुआ, ये कैंसिल हुआ 2 से, तो ये 2 इक्वल टू के माइनस 1। यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ओके, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? थर्ड करेक्ट है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर? ये बताओ, ये C और C ये दोनों सीरीज है, तो ये तो C बाई 2 हो गया। ठीक, और उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अच्छा जी, नहीं, ये C बाई 2 और ये C ये तो पैरेलल में हो गया। एक काम करो, इसको 0 लिख दो, इसे V लिख दो। ओके, और इसे X लिख दो, और ये भी 0 है, ये भी क्या है? 0 है। अगर इस कैपेसिटर को मैं रीड्रॉ करूँ इस सर्किट को, तो हमारे पास 3 की पॉइंट्स हैं, V है, एक X है और एक 0 है। यही तो है ना? ओके, तो V और X के बीच में एक C है, ये वाला एक C है, V X के बीच में। X और 0 के बीच में C बाई 2 है, उसको रख दो, ये C बाई 2 है। ओके, ये रहा C बाई 2, और ये C बाई 2 हो गया। X और 0 के बीच में एक और C है, ये रहा C। ओके, और ये जो C है वो 0 एंड V के बीच में है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ से R के बीच में हमसे, ये C है। अब शायद आपके लिए इजी हो गया। C और C बाई 2, क्या ये 3C बाई 2 है? 3C बाई 2 और C सॉल्व कर लो और उसके साथ C क्या कर देना? ऐड कर देना। इसका आंसर आ जाएगा C प्लस C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1 C2 बाई C1 प्लस C2। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? ओके, चलिए 30th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged up to potential V1, other is V2, the negative and the capacitor connected together, मतलब सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और लॉस इन एनर्जी, एक बात बताओ, लॉस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सेम पोलैरिटी के साथ? हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ C1 कितना है? C बाई C प्लस C2C इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा C बाई 4 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। C बाई 4 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 31।
Three capacitors 2, 3, 5 microfarad can withstand voltage of 3, 2 and 1 volt respectively। जब सीरीज में करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? ओके, ये सर्किट डिजाइनिंग का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे समझो कि जब तुमको सीरीज में ऐड करना है, उसपे चार्ज सेम रहेगा। क्लियर है? ओके। और 3 अलग-अलग कैपेसिटर है तो सबकी अलग-अलग चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है। मतलब क्या है कि उन तीनों में ये पता करना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझो ना कि मैं हूँ और तुम भी हो। तुम मेरे बगल में खड़े हो। तो मुझे जितना मैं चार्ज ले सकता हूँ, तुमको भी उतना ही चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि आप और हम बराबर कनेक्टेड है सीरीज में। प्रॉब्लम ये है कि मैं या आप में से कोई एक आदमी कम चार्ज झेल सकता है। तो अगर दोनों जिंदा रहें इसके लिए मुझे अगर मैं कम का चार्ज झेलता हूँ तो आपको भी कम झेलना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि अब बराबर है, रूल तो ये है कि बराबर होगा। तो जिंदा रहने का यानी कि कैपेसिटर फ्यूज ना हो या कैपेसिटर खराब ना हो, जले ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे कम होगा उसके बराबर चार्ज रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 कैपेसिटर लिए C1, C2, C3। ओके, एक 2 है, ये 3 है और ये 5 है। इन सब में सबसे मिनिमम चार्ज कितना होगा? तो पहले चार्ज तो निकालो। तो पहले का जो चार्ज है Q1 इक्वल टू C इंटू V, 3 इंटू 2 6, Q2 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 एंड Q3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5। इन सब में सबसे कम कितना है? 5। तो ये 5 ही सब पे होना चाहिए क्योंकि अगर मैं 6 कर दूंगा तो ये और ये तो बच जाएंगे, ये उड़ जाएगा। ठीक है? अब इसके ऊपर चार्ज रहेगा 5, ये भी 5 और ये भी क्या रहेगा? 5, यानी कि 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। अब इसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल V1 उसके केस में और यहाँ पे V2 और यहाँ पे क्या होगा? V3। अब ये जो V1, V2, V3 है, इन सबको जोड़ दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V क्यू उसके इक्वल होता है Q बाई C, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है? 5/2 प्लस 5/3 प्लस 5/5, यही आपका आंसर है 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि ये आएगा। हाँ, ये तो 1 हो गया, ये 6 31/6 आ रहा है। ओके, 31/6 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक पार्टिकल है जिसपे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये 3 माइनस 2 आई कैप, 5 माइनस 4 ये भी जे कैप आएगा, 2 माइनस 1 प्लस के कैप। ये ध्यान से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो तो एक ही डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट की केवल वैल्यू निकाल लो। इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बताइए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 30 और डिस्प्लेसमेंट है √3। कॉस थीटा या डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। तो आंसर आ जाएगा 30√3 जूल। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम है कि एक कोई पार्टिकल है इसको या बॉडी है उसको डिस्प्लेस किया जाता है फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 to 1 इन XY कोऑर्डिनेट। फोर्स गिवन है आपको और पाथ भी गिवन है। आपको वर्क डन बताना है। ये बताइए वर्क डन किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, यही तो कर सकते हैं। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, नहीं, एफ एक्स जो है वाई है। देखिए वाई डी एक्स प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर डी वाई और ये कहाँ से कहाँ होगा? 0 to 1 एंड 0 to 1। अब बताओ 0 to 1, 0 यहाँ है 1 यहाँ है। वाई डी एक्स, वाई की जगह एक्स लिख दो, वाई और एक्स बराबर है तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ? डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं फ्रॉम 0 to 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ तो वाई स्क्वायर डी वाई का क्या लिखेंगे? वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 1/2 प्लस 1/3। 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है? 5/6। क्लियर है इतना? ओके, तो ये बन जाएगा आपका वर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, a man who is running has half of the kinetic energy of the boy of half of his mass. Okay, the man is speed up by 1 meter per second and then has the same kinetic energy as the boy. Okay, तो एक काम करो, एक आदमी है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। ओके, और दूसरी बात, मास ऑफ जो बॉय है वो मास ऑफ मैन का आधा है, ऐसा दिया गया है। आदमी का जो मास है वो हाफ, बॉय का जो मास है वो हाफ है आदमी के मास का। ओके, अब हमें क्या करना है? मान लो कि जो आदमी है, पर्सन है, वो V से चल रहा है और ये जो बॉय है वो V डैश से चल रहा है। तो अब मैं इससे जरा रिलेशन लिखूं, क्या क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर्सन हाफ मास ऑफ द पर्सन m मास ऑफ द मैन, ओके, इनटू V होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय दैट इज हाफ, ओके,
into mass of the boy is m by 2, ओके, into v डैश होल स्क्वायर, ओके। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो हाफ और m कैंसिल होगा, हाफ और m कैंसिल होगा, v स्क्वायर इक्वल टू v डैश स्क्वायर बाई 4, ओके, यानी कि v इक्वल टू v डैश बाई 2। पहले इतना तो आया, v इक्वल टू v डैश बाई 2, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं कि आदमी ने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया बाई 1 मीटर पर सेकंड, तो अब उसकी स्पीड v से बढ़ के v प्लस 1 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर हो जाती है। तो क्या करेंगे, अब नई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, ओके, हाफ mass of man m and speed that is v plus 1 whole square equal to half mass of the boy m by 2 into इसकी अपनी स्पीड that is v dash whole square। यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हाफ m और हाफ m अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस 1 होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, v डैश स्क्वायर बाई 2, और ये जो v डैश स्क्वायर है ये तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, देखो 2v हो जाएगा, तो 2v का स्क्वायर आएगा 4v स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2v स्क्वायर। रूट ले लो, v प्लस 1 किसके इक्वल होगा, रूट 2v। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे तो ये जो v की वैल्यू आएगी रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1, या फिर इस ऐसा ऑप्शन है नहीं है, इसको रेशनलाइज कर दो, ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, रूट 2 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना, ओके। चलिए अगले पार्ट की ओर, 35। इसमें ध्यान से देखिए, अ फोर्स F इज इक्वल टू ए, ये पावर गलत है यहाँ पे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्ट्स ऑन द बॉडी इन वाई डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी बतानी है फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है, कुल मिला के आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन फोर्स, फोर्स कितना है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी टाइम्स ऑफ डी वाई फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, बस यही करना है। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो ये कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का कितना होगा, ए वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, प्लस क्या होगा, बी वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, और प्लस सी का क्या होगा, सी, और डी वाई का क्या होता है, वाई फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। अब देखो जब तुम माइनस ए से प्लस ए रखोगे, ए बाई 3 ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, ओके, प्लस बी बाई 2, ये आएगा ए स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस माइनस प्लस ए, ये तो जीरो हो गया, ओके। तो ये बन जाएगा कितना, 2a क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, 2a क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, ये कहाँ बन जाएगा, ये आपका ऑप्शन में है। क्लियर, ओके। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अरेंजमेंट दिया है 1 केजी और 2 केजी का, और बोला स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स आफ्टर ए हैज एसेंट हाइट ऑफ 1 मीटर। तो ए जो है 1 मीटर ऊपर गया, तो जो बी है वो 1 मीटर नीचे जाएगा। क्लियर है? ओके। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी। तो ये दोनों ही जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो मान लो दोनों की स्पीड v है। तो एक बात बताइए, ओवरऑल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये कितना होगा, mb माइनस ma, mb नीचे गया, ma ऊपर गया, इंटू g इंटू h। इतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन, हाफ मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b इंटू v स्क्वायर, दोनों की स्पीड सेम होगी। अब बताओ ये कितना है, 2 g इज 10, हाइट h कितना गिरा है, 1 मीटर, इक्वल टू हाफ सम ऑफ द मास इज 3 दैट इज v स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 40 बाई 3। हाँ, तो v इक्वल टू अंडर रूट 40 बाई 3। ये 40 बाई 3 किसके इक्वल होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसकी इंक्रीज हुई है, तो जो डिफरेंस आएगा वो mgh का ही आएगा। हाँ ठीक है, हाइट कितना था, 1 मीटर, और जी की वैल्यू 10 है, और दोनों की स्पीड बतानी है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको देखना पड़ेगा। एम जी एच ये 20 है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 3 बाई 2, और ये 40 बाई 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है, ओके। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखो एक वेज है, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है ये, मास m नीचे की ओर है और ये वेज है, और इस वेज की मास जब नीचे दबाएगा तो ये वेज पीछे आएगा, और पीछे आने से स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर है, ओके। तो मुझे कुल मिला के हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। ये ऐसा सोचिए कि ये रहा इसके ऊपर लगा नॉर्मल ऐसे,
ओके। और इस नॉर्मल के 2 कंपोनेंट हैं। अब ये एक थीटा है, इधर की ओर बन जाएगा n cos थीटा और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा n sin थीटा। ओके, जो n sin थीटा होगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा दैट इज mg। ओके, और n की वैल्यू यहाँ से आ गई स्मॉल mg बाई sin थीटा और जो n cos थीटा होगा वही इस पे इधर लग रहा होगा जो कि स्प्रिंग के फोर्स के बराबर होगा। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू n cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा बाई क्या होगा sin थीटा। mg cos थीटा बाई sin थीटा। कुछ गलत तो नहीं है? एक काम करते हैं, ये थीटा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये नहीं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे कॉस की जगह साइन आएगा। ओके, और यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगी। तो ये एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगा, नीचे कॉस थीटा आएगा। ओके, और ये साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर? ओके, ऊपर साइन थीटा है और नीचे क्या है, कॉस थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा होता है। आंसर आएगा mg टेन थीटा। ये कौन सा आंसर है, ये स्प्रिंग फोर्स का आंसर है, बट मुझे तो एनर्जी बतानी है। अब एनर्जी के फॉर्मूले क्या आप पढ़े हो, एनर्जी पढ़े हो हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो पढ़े हैं स्प्रिंग फोर्स होल स्क्वायर बाई टू के। ओके, अब स्प्रिंग फोर्स खुद कितना है, स्प्रिंग फोर्स है mg टेन थीटा, इसको रख दो m स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2k। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। क्लियर है इतना? हमने किया क्या है फिर से देखो, ये एक ब्लॉक था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, ध्यान से देखो। नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा डन? Okay. इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस रॉड को बैलेंस कर रहा है, वहां से हमने नॉर्मल की वैल्यू निकाल ली। अब नॉर्मल का जो दूसरा फोर्स है, जो कंपोनेंट है, वही इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो उससे स्प्रिंग का फोर्स है। क्लियर? ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसमें बोला गया कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जैसे पाइप का फ्लो होता है वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब जहाँ पे पतला सेक्शन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी और यहाँ पे स्पीड कम होगी। ये थोड़ा वाइडर सेक्शन है, ये नैरोअर सेक्शन है। ओके, तो वीपी बड़ा होगा और वीक्यू क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर? ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 7 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है और इसका नेट रेजिस्टेंस पूछा है एक्स और वाई के बीच में। ओके, करना क्या है आपको, ये एक बात बताएं, यहाँ पे जंप है, जंप का मतलब है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। ओके, तो सिंपल आपको ये देखना है कि 7 और 6 सीरीज में है, ऐसे ये 7 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 हो गया और नीचे आ गया 5 एंड 2। ठीक है, ये 5 है और ये क्या है, 2 है। ओके, 7 6 5 2, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 13 है और ये 7 है। 13 इंटू 7 बाई 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 ये बन जाएगा 20। ठीक है, तो 91 बाई 20 इसको सॉल्व करोगे 4.55 आ जाएगा। हाँ, 4.55 ओम है। क्लियर? ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है और ये देखिए, ये 7 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 10 6 8। एक काम करो, यहाँ पे व्हीटस्टोन दिख रहा है, ये बताइए 6/8 और 3/4 ये रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जो डायगोनल रजिस्टर है इसको हटा सकते हैं। और जब तुम इसको हटा दिए तो बचा क्या, बचा ये कि 6 और 3 सीरीज में हो गया और 8 और 4 सीरीज में हो गया, तो अब क्या बचेगा, कुछ ऐसा सर्किट है 6 3 8 4, ऐसे 6 3 8 4, 6 3 8 4 और बचा क्या है यहाँ पे 7। ओके, अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, 6 3 का ये 2 हो जाएगा, 8 4 का सॉल्व करिए और उसके बाद 7 उसमें ऐड कर दीजिएगा। क्लियर? ओके, बना लो। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपसे फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ये बताइए, ये 50 है और ये भी 50 है, ये 75 है। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और उसमें 100 जोड़ देना है। ओके, 50-50 का 25 हो जाएगा, आधा होता है और 25 और 75 का कितना होगा, 25 इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 25 इंटू 75 बाई 100, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 75/4, 75/4। अब उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 प्लस इन तीनों का जो आया है वो आया है 75/4। आंसर इज 475/4। ओके, 475 को 2 से गुना कर दो, ये आ जाएगा 950/8। हाँ, क्योंकि इस फॉर्मेट में कोई नहीं था, नीचे 8 था तो हमने 2 से गुना कर दिया। ठीक है? ठीक, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ओके,
और इसको तुम एज्यूम करो कि ऐसे समझो, ये V पोटेंशियल है, ये 0 पोटेंशियल है, ओके। तो इसका पोटेंशियल अगर x है, तो इसका भी x है, इसका y है, तो इसका क्या है? y है। क्लियर? ओके। तो ये देखिए, ये x-y के बीच में है, ये भी एक्स वाई के बीच में है, ये भी एक्स वाई के बीच में है, ओके। तो ये जो तीनों आएँगे, वो तीनों तो पैरेलल आएँगे और उसके साथ ये सब किसमें आ जाएँगे? सीरीज़ में। तो ऐसे देखो, ये 5 और ये तो 25 हो गया, ओके। 15 प्लस 10, 10 प्लस 40, 50 हो गया और ये 30 प्लस 20 भी क्या हो गया? 50। ये बताओ 50, 50 का 25, 25, 25 का पैरेलल होगा 12.5, तो आंसर आएगा देखो ये 2, यहाँ पे 2 बचा और ये इन तीनों को सॉल्व करके आया 12.5 और लास्ट में इसको सॉल्व किया तो ये आया 8, ओके। 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 12.5 ये आएगा 22.5 ओम। कितना आएगा? 22.5 ओम। क्लियर है कि नहीं इतना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो, कुछ रजिस्टर हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान से देखिएगा। ये R बाई R और R बाई R बराबर है, ये R हट जाएगा, ओके। जब ये R हट जाएगा तो R R 2R, R R 2R, 2R 2R का जो पैरेलल होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा। ये कुछ खास करना नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखो। 3 का रजिस्टर्स हैं आर आर आर, अगर ये 0 है, ये V है, ठीक है? ओके, तो ये भी तो V होगा और ये भी 0 होगा, ओके। ये 0 V के बीच में, ये भी 0 V के बीच में, ये भी 0 V के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम है। तीनों का जब सेम है तो तीनों पैरेलल हैं। तीनों पैरेलल हैं तो आंसर कितना होगा? R डिवाइड बाई 3, ओके। चलिए, अब लास्ट प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे देखते हैं। अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है P और Q के बीच में। ये बताओ, ये 2R बाई R और 2R बाई R, R बाई 2R, R बाई 2R, ये रेशियोज़ बराबर-बराबर हैं। अगर रेशियो बराबर है तो डायगोनल रजिस्टर को हटाया जा सकता है, ये बन गया व्हीटस्टोन। क्या बन गया? व्हीटस्टोन। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या बना? ये 2R प्लस 2R ये बनेगा 4R, ओके? और नीचे भी क्या बनेगा? ये बनेगा 4R और यहाँ पे क्या बचेगा? R प्लस R 2R। अब बताओ 4R अगेन क्या बच जाएगा? ये बन जाएगा 2R, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R और ये क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ओके। अब जब 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r आएगा, तो दोनों पैरेलल हैं, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ओके। 4R बाई 2 टाइम्स ऑफ R प्लस स्मॉल r, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2RR बाई R प्लस स्मॉल r, ओके। 2RR बाई R प्लस स्मॉल r, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, ओके। तो ये था मतलब पेपर आपका आज का, ओवरऑल ईजियर साइड ही रहा होगा। आई होप कि आपने बेटर किया होगा, ओके। बताइएगा आप लोग का पेपर कैसा चल रहा है और ओवरऑल आपका एनालिसिस कैसे चल रही है अभी के लिए, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगली बार, चलिए।